मूल्यांकन की विधियों के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मूल्यांकन की विधियां जो होती है, जो मेन दो प्रकार की होती है, उनमें डिफरेंस आखिर है क्या। तो देखिए, इसमें डिफरेंस जो है वो पहले तो मैंने बताया था, मूल्यांकन की प्रविधियां विधियां जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है मानकीकृत और एक होती है अमानकीकृत। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आज हम पढ़ते हैं। मानकीकृत और अमानकीकृत मैंने आपको उस दिन भी बताया था बोल करके कि मानकीकृत जो होते हैं वो ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड होती है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इनको बनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स या विशेषज्ञ जो होते हैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के या अपने फील्ड के, वही बना सकते हैं। और जो ये अमानकीकृत होती है वो कोई भी टीचर अपने विषय का विशेष जो होता है वो बना सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। हम ये जो अमानकीकृत होते हैं वो विद्यालय के स्तर पर या शिक्षा के स्तर पर करते हैं, वो भी कक्षाओं में एक छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। जो अमानकीकृत है, हम एक्चुअली इसको दूसरा नाम होता है टीचर मेड टेस्ट। तो ये टीचर्स बनाते हैं और ये जो टेस्ट बनाते हैं स्टैंडर्डाइज्ड, उसमें मीन, मोड, मीडियन, स्टैटिक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब की जरूरत पड़ती है। इसलिए इनको विशेषज्ञ या इनके ट्रेनर्स बनाते हैं। उनके लिए बहुत नॉलेज होना जरूरी होता है। लेकिन ये जो अमानकीकृत होते हैं उनमें किसी भी तरह की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो हाई लेवल की होती है उनमें जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि मीन, मोड, मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैटिक्स की बिल्कुल भी इसमें आवश्यकता नहीं है। इसमें बस जो नॉर्मल होता है, सम हो गया, एवरेज हो गया, वो आता है। तो किसी भी टीचर के लिए इतना हार्ड नहीं होता है, ना ब्लूप्रिंट बनाना, ना इसकी स्कोरिंग करना, कुछ भी नहीं। अब देखिए, जो मानकीकृत है, पहला पॉइंट आपको क्लियर करती हूँ। ये व्यक्ति या व्यक्तियों के जो समूह होते हैं उनके ज्ञानार्जन के लिए किया जाता है, उनके अंदर तुलना करने के लिए किया जाता है। यानी कि सेंटेंस से समझ में आ रहा है, ये बड़े लेवल पर किया जाता है। ये बड़ा लेवल क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़े लोगों का समूह होता है, या फिर एक क्षेत्र भी हो सकता है जिसमें हम तुलना कर रहे हैं उनके ज्ञान की। अगर शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है तो, वरना इसका क्षेत्र व्यापक होता है। अमानकीकृत जो होता है वो हम छात्रों का विशिष्ट इकाई के रूप में या विशिष्ट विषय का ज्ञानार्जन करने के रूप में करते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए, आज हमने फर्स्ट मिनट पढ़ी, फर्स्ट मिनट का हम वापस टेस्ट लेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि कौन से छात्र ने कितना ज्ञान हासिल किया है। तो वो होता है विशिष्ट इकाई के लिए मूल्यांकन करना, या उसने कितना अर्जन किया है बालक ने, वो जांच पड़ताल करने के लिए छात्रों के समूह पर की जाती है, जो कक्षा के स्तर तक ही सीमित रहती है। विभिन्न विद्यालयों की तुलना कर सकते हैं, यानी कि मैंने जैसा कहा था पहले कि बड़े स्तर की होती है, ये होती है सिर्फ छात्रों की तुलना करती है। तो जब हम छात्रों की तुलना करेंगे तो तुलना करने के बाद हमारे पास में क्या हाथ लगेगा, उनका ग्रेडिंग सिस्टम, यानी कि उनका श्रेणीकरण हम कर देंगे। श्रेणीकरण जो होता है वो उनके बुद्धि स्तर पर आधारित होता है कि उन्होंने कितना ज्ञान अर्जित किया है। फॉर एग्जाम्पल, कि मान लीजिए अगर हमने उसकी पहली जो कैटेगरी रखी है, पहली जो श्रेणी रखी है वो ए की है, यानी कि तीक्ष्ण बुद्धि के बालक। बी जो श्रेणी रखी है वो मध्यम है, और सी जो श्रेणी है वो एकदम ही निम्न स्तर के हैं। जब हमने उनकी तुलना करी, मतलब हमने मूल्यांकन विधि अपनाई, कोई भी अमानकीकृत विधि, मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है कि अमानकीकृत विधियां कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है, किस आधार पर उनको किया जाता है, यानी कि लगाया जाता है। जब हमने ये विधियों के द्वारा या मूल्यांकन के द्वारा जब हमने श्रेणियां बना ली, तो फिर हम श्रेणियों के अंदर बालकों का स्थान देना शुरू कर देते हैं। बालकों के स्थान देने के बाद हमें पता चलता है कि कौन से बालक पर हमें उपलब्धि परीक्षण के बाद में निदानात्मक परीक्षण करना है, और निदानात्मक के बाद में हमें इसके ऊपर उपचारात्मक करना है, जिसके आधार पर हम बालक के अंदर उस गुण को बढ़ाते हैं और उनकी कमियों को सुधार करके आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, सारे राज्य देश तक विस्तृत होता है, तो बहुत बड़ा लेवल है, ये कक्षा तक सीमित रहता है। पदों का विश्लेषण जितना भी होगा वो प्रयोग के पूर्व होता है और ये प्रयोग के बाद में किया जाता है। तो पदों का विश्लेषण आपको ध्यान में रखना है कि अमानकीकृत में बाद में किया जाता है और इसमें पहले किया जाता है। अधिक विश्वसनीय और वैध होती है, वो तो जाहिर सी बात है कि वैध और विश्वसनीय अधिक क्यों होगी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है और इसको बार बार दोहराया जाता है अलग अलग लोगों के समूह पर, जिससे हमें जो तथ्य होता है उसकी पुख्ता जानकारी मिलती है। ये कम विश्वसनीय और वैध होता है क्योंकि इसमें निबंधात्मक तरीके के भी टेस्ट आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जिनमें हमें एग्जैक्ट बालक के बारे में पता नहीं चल पाता, क्योंकि इसमें परिस्थितियां बहुत मायने रखती है कि बालक की उस वक्त जो मानसिक परिस्थिति थी वो किस प्रकार की थी, सामाजिक परिस्थिति से वो गुजर रहा था तो वो किस प्रकार की थी, परिवार का माहौल किस प्रकार का था, वो सारी चीजें इसमें लग जाती है। तो उस वजह से कम विश्वसनीय और वैध होता है। इसका प्रयोग जो होता है वो असीमित होता है और इसका सीमित होता है।
ये असीमित है, मतलब कोई भी इसकी बाउंडेशन नहीं होती है, लेकिन ये बाउंडेशन पर फॉलो करता है। इसलिए हमें सारी चीजें, सारी परिस्थितियों को देख के करना पड़ता है। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप इजीली समझ जाएंगे कि आज अगर मुझे टेस्ट लेना है, मेरी 5 यूनिट हो चुकी है, या मैं मान लीजिए 3 यूनिट मेरी हो चुकी है, उन 3 यूनिट का मुझे टेस्ट लेना है, तो मैं जाकर के ये तो नहीं कह सकती कि मुझे इस क्लास पर जो है वो हाफ ईयरली करवाना है या मुझे एनुअल टेस्ट करवाना है। तो सीमित कैसे हुआ कि भाई मैं अकेले उस चीज में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, मुझे उन सभी टीचर्स का ध्यान में रखना पड़ेगा जो दूसरे भी उस कक्षा से जुड़े हुए हैं। पर्टिकुलर विषय का लेना है, आप जैसे जैसे करवाते जाए इकाई वैसे वैसे लेते जाए, लेकिन बड़े स्तर पर करने के लिए सारे स्कूल के सदस्यों को ध्यान में रखते हुए, शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए एक साथ करवाया जाना चाहिए, वो बहुत जरूरी होता है। अब जो सेकेंड डिफरेंस है वो अपना क्या है, दो और है, वे अभी पढ़ते हैं।